हेलो माय चैम्पियंस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एनाटॉमिकल बायोलॉजी पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं ये वीडियो दिवाली के पहले शूट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आप सभी को दिवाली की, भैया दूज की, चित्रगुप्त पूजा और गोवर्धन पूजा और साथ ही साथ महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ। प्यारे बच्चों, इस सेशन में मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 12th के 2025 के एग्ज़ाम में होने वाले ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स का एक सेशन, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज, ठीक है ना, चैप्टर वाइज बिहार बोर्ड की परीक्षा में आने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग जो है ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें हम लोग, पहला क्वेश्चन जो है हम लोगों को दिया गया है कि द्विखंडन किस में पाया जाता है। द्विखंडन किस में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है हम लोगों का अमीबा, दूसरा ऑप्शन है पैरामीशियम, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, आपको क्लास के टाइम पढ़ाया गया है बाइनरी फिजन जो है वो किस में होता है। अमीबा और पैरामीशियम ये दोनों में होता है बाइनरी फिजन, द्विखंडन जो है वो दोनों में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों, है ना। अमीबा में भी द्विखंडन पाया जाता है और पैरामीशियम में भी द्विखंडन पाया जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों को दिया हुआ है कि पादपों में एम्फीबियन अर्थात उभय स्थली किससे संबंधित है, यानी प्लांट किंगडम का एम्फीबियन जो है वो किसको कहा जाता है। एल्गी को कहा जाता है, ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है, या फंजाई को, या फिर टेरिडोफाइट्स को। ऑप्शन है शैवाल, ब्रायोफाइट, कवक और टेरिडोफाइट, ठीक है ना। पादपों का एम्फीबियन, तो प्यारे बच्चों हम लोग पढ़े हैं पादपों का एम्फीबियन कहा जाता है ब्रायोफाइट्स को। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये एम्फीबियन कहलाते हैं प्लांट किंगडम के। ये टोटल जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 1 से रिलेटेड है। चैप्टर 1 से जितना वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम मॉडल है, वो हम लोग जो है पढ़ रहे हैं, अभी डिस्कशन कर रहे हैं उसका। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है दिया हुआ है ना कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, व्हाट इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या चीज़ पॉसिबल है? तो माइक्रो प्रोपेगेशन प्यारे बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का अलैंगिक जनन। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो उसे क्या कहा जाता है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो उसे हम लोग जो है अलैंगिक जनन कहते हैं। ये हम लोग डिफिनीशन में पढ़े हुए हैं। व्हेन ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट देन इट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों को दिया हुआ है मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। प्यारे बच्चों, यहाँ मोस्टली बच्चे लोग जो है गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोगों को पढ़ाया गया होता है 23 और 46, है ना, और कन्फ्यूजन यहाँ बहुत ज़्यादा होती है बच्चों को। कभी भी आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको ध्यान से पढ़ें, आप इसको अच्छे से पढ़ें कि किसका गुणसूत्र पूछा जा रहा है। मानव युग्मकों में पूछा जाएगा तो हम लोग जानते हैं 23 गुणसूत्र होते हैं मानव के युग्मकों में, वो चाहे शुक्राणु हो या फिर अंडाणु हो, ठीक है। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डू ह्यूमन गैमेट्स हैव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 23। ह्यूमन गैमेट्स में 23 क्रोमोसोम होते हैं, है ना। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन जो है बताया जा रहा है ना कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन जिंजर अक्योर्स थ्रू, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है अदरक में होता है राइजोम के द्वारा, है ना। राइजोम के थ्रू अदरक में जो है कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसमें पादपकाय अगुणित होता है। किसमें पादपकाय अगुणित होता है, तो इसका ऑप्शन है शैवाल, दूसरा है कवक, तीसरा ऑप्शन है ब्रायोफाइट, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी, है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो है इनमें से किसकी होती है। ऑप्शन एक बार ध्यान से पढ़ें, एल्गी है, फंजाई है, ब्रायोफाइट्स है, ऑल ऑफ दीज है। तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं एल्गी का भी बॉडी हैप्लॉइड होता है, फंजाई का बॉडी हैप्लॉइड होता है, ब्रायोफाइट्स की बॉडी भी हैप्लॉइड होती है। तो इनका मेन प्लांट बॉडी जब हैप्लॉइड होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें।
अगला सवाल जो है दिया हुआ है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? उभयलिंगी नहीं है, क्वेश्चन यहाँ भी ध्यान से पढ़ने वाला है। जहाँ भी हम लोगों को नहीं पूछा गया होगा उस ऑप्शंस को हम लोग जो है बहुत अच्छे से देखेंगे, उन ऑप्शंस को जो है बहुत अच्छे से देखना होगा। पहला है फीता कृमि, नेक्स्ट है हम लोगों का केचुआ, अगला है घरेलू मक्खी और फिर है जोंक। पूछा जा रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट ए हर्माफ्रोडाइट? हर्माफ्रोडाइट कौन नहीं है? तो है वाला तो हम लोग आसानी से बता देते हैं, लेकिन हर्माफ्रोडाइट कौन नहीं है ये हम लोगों को बताना होता है। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी। इनमें से घरेलू मक्खी जो है वो उभयलिंगी नहीं है। उभयलिंगी हम लोग उनको कहते हैं जिनके एक ही शरीर में दोनों लैंगिक अंग उपस्थित होते हैं। तो हम लोग जानते हैं केचुआ, जोक, फीता कृमि ये सभी द्विलिंगी होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखा जाए। सम युग्मक पाए जाते हैं मेढक में, फ्यूकस में, पक्षी में, क्लैडोफोरा में। इसको फिगर के साथ हमने बताया हुआ है, चैप्टर में पढ़ाते समय जो है मैंने बताया हुआ है कि क्लैडोफोरा के जो युग्मक होते हैं ये सम युग्मकों के एग्जाम्पल है, होमोगैमिट्स या आइसोगैमिट्स। आइसोगैमिट्स का एग्जाम्पल होता है क्लैडोफोरा, ठीक है। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। पेनिसिलियम उत्पादित करता है मीटोस्पोर, जूस्पोर, मियोस्पोर, ए और सी दोनों, ठीक है ना। पेनिसिलियम प्रोड्यूसेस माइटोस्पोर्स, जूस्पोर्स, मियोस्पोर्स, बोथ ए एंड बी, ए एंड सी। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हम लोगों का हो जाएगा मियोस्पोर्स। ये मियोस्पोर्स जो थर्ड नंबर हम लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है, मियोस्पोर उत्पादित करता है पेनिसिलियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला सवाल दिया है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन जो है ऑप्शन है हमारे पास ईस्ट है, पैरामीशियम है, पेनिसिलियम है और इनमें से सभी है। मुकुलन बडिंग, तो बडिंग के प्रोसेस से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बडिंग जो है वो ईस्ट में होता है। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट। ईस्ट जो है इसका सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। निम्न में से कौन एक लिंगी है? कौन एक लिंगी है, ठीक है ना। इनमें से हम लोगों को मोनोइशियस को चुनना है। मोनोइशियस कौन है? तो सबसे पहले हम लोगों को दिया है सरसों, गुड़हल, इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों ऑप्शंस जो हम लोगों को दिख रहे हैं, सरसों का फूल हम लोग जानते हैं द्विलिंगी होता है, गुड़हल का भी पुष्प द्विलिंगी होता है, और हमसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन एक लिंगी है। तो एक लिंगी प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं पपीता होता है। पपाया का जो प्लांट होता है वो मोनोइशियस का एग्जाम्पल है। पपाया प्लांट जो है मोनोइशियस होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी बनाया हुआ है कि पैरामीशियम में द्विविखंडन तो होता है, लेकिन कौन सा वाला द्विविखंडन होता है ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो पैरामीशियम में होने वाला जो द्विविखंडन है वो है अनुप्रस्थ द्विविखंडन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हो जाएगा इसका आंसर। सरल द्विविखंडन नहीं होगा, अनुदैर्घ्य नहीं होगा, ऑब्लिक नहीं होगा, इसका सही आंसर होता है अनुप्रस्थ द्विविखंडन, ठीक है ना। पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। बाइनरी फिजन तो होगा बट ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक ही बार प्रजनन करते हैं? यहाँ जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बताना है कौन जीवन काल में एक ही बार प्रजनन करता है। प्यारे बच्चों इसका आंसर हम लोगों को देखें जरा, ऑप्शन दिया है प्रशांत महासागरीय सामन मछली एवं बांस। सालमन होगा यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन जो है हम लोग करेक्ट कर लेंगे, सालमन मछली होता है। और स्तनपाई हो गए, लीची और आम हो गया, ठीक है ना। पक्षी और स्तनपाई हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस वंस इन देयर लाइफ टाइम? इनमें से कौन है जो केवल एक बार अपने लाइफ टाइम में रिप्रोडक्शन करते हैं? तो प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं एक बार बम्बू जो है ऑप्शन दिया हुआ है, बम्बू, ठीक है ना। हम लोगों ने पढ़ा है कि बम्बू में 48 to 100 ईयर्स, 48 से 100 साल में इसमें फ्लावरिंग होता है, जो कि एक ही बार होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर जो होगा ना पैसिफिक साल्मन फिशेज एंड बम्बू हो जाएगा। प्रशांत महासागरीय साल्मन मछली और बांस ये अपने जीवन में एक ही बार जनन करते हैं। आइए अगला सवाल देखें हम लोग। निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? भूअस्तारिका,
शल्ककंद, प्रकंद और मुकुलक, जेम्यूल जिनको कहते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स? इनमें से कौन प्लांट्स के लिए जो है प्लांट्स के वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? पहला है ऑफसेट, सेकेंड है ट्यूबर, थर्ड है राइजोम और फोर्थ है जेम्यूल। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि ऑफसेट जो है वो वाटर हायसिंथ में यानी जलकुंभी में बनता है। जलकुंभी में भूअस्तारिका के द्वारा जनन होगा। ट्यूबर जो है वो पोटैटो में बनता है, आलू में बनता है, शल्ककंद। और फिर इसके बाद राइजोम जो है, प्रकंद हम लोग देख रहे हैं, ये अदरक वगैरह में बनता है। तो इन सभी से तो जनन हो रहा है। यहाँ पूछा जा रहा है कि उत्तरदायी नहीं है। नहीं है तो एक ही ऑप्शन हमारा बच रहा है, जेम्यूल, जो कि इसका सही आंसर होगा। जेम्यूल, मुकुलक जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जेम्यूल जो है ये पौधों में लैंगिक जनन के लिए, कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो देखें, साइकस जो है ना, साइकस के बारे में हम लोगों से पूछा जा रहा है। साइकस जो है वो एक लिंगाश्रयी पौधा है, क्योंकि इसमें जो है नर और मादा संरचनाएं जो है वो अलग अलग पौधों पर होती हैं। अलग अलग पौधों पर होती हैं, उसको हम लोग मोनोइशियस कहते हैं। जिन प्लांट्स में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग अलग प्लांट्स पे होते हैं, उनको हम लोग जो है डाइशियस कहते हैं, है ना, एक लिंगाश्रयी पौधा। तो एक लिंगाश्रयी जो होते हैं, ये तो कथन एक जो है वो सही है, बिल्कुल सही है कि साइकस जो है वो एक लिंगाश्रयी पौधा है। इनमें नर तथा मादा संरचना अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका हम लोग देख रहे हैं कि दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका हम लोग सही टिक करेंगे, क्योंकि फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि साइकस का जो पौधा होता है ना, जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में आता है। और जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में आने वाला ये जो पौधा है एक लिंगाश्रयी पौधा है, क्योंकि इसमें नर तथा मादा संरचनाएं अलग अलग प्लांट्स पे होती हैं, अलग अलग पौधों पर होती हैं, इसलिए इसको एक लिंगाश्रयी कहा जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हम लोगों को दिया हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन ये है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे, है ना। इंग्लिश में जो है सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि साइकस इज ए डाइशियस प्लांट, इन दिस प्लांट्स, इन दिस मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स आर फाउंड ऑन डिफरेंट प्लांट्स, बिल्कुल सही। तो इसका हम लोग जो है ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, है ना। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हम लोगों को बताना है। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कौन सा है वो हम लोगों को बताना है। ऑप्शन है ओवम, एंडोस्पर्म, जाइगोट और नॉन ऑफ दीज, है ना। अंडाणु हो गया, भ्रूणपोष हो गया, युग्मनज हो गया और इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि अंडाणु जो है वो अगुणित होता है, हैप्लॉइड। भ्रूणपोष जो होता है ये त्रिगुणित होता है और युग्मनज जो है वो द्विगुणित होता है, ठीक है ना। हमसे क्वेश्चन में द्विगुणित ही पूछा गया है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर पूछा गया है। हैप्लॉइड, ट्रिप्लॉयड, डिप्लॉयड, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि युग्मनज जो है ये द्विगुणित संरचना होती है। तो युग्मनज जो नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से बनता है, जाइगोट, ठीक है ना। इसको हम लोग टिक करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का जाइगोट, है ना। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। परागकण मुख्यतः क्या है? परागकण जो है वो मुख्यतः क्या है? पहला ऑप्शन है स्पोरोफाइट, दूसरा है युग्मक, तीसरा है नर युग्मक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ध्यान से पढ़ें। पॉलन इज मेनली स्पोरोफाइट, गैमेट्स और मेल गैमेट्स, नॉन ऑफ दीज। तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं है परागकण। परागकण जो है उसको हम लोग कहते हैं गैमीटोफाइट, ठीक है ना। युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद कहते हैं। अगर युग्मकोद्भिद ऑप्शन दिया होता तो हम लोग उसको सही बताते, युग्मकोद्भिद। ध्यान से देखें, युग्मकोद्भिद अगर लिखा होता, युग्मकोद्भिद, तब हम लोग उसको सही बताते, लेकिन युग्मक लिखा हुआ है। युग्मक जो है नहीं होता है। परागकण नर युग्मक उत्पन्न करता है, परागकण खुद एक नर युग्मक नहीं है। इस बात को हम लोग ध्यान रखें। बहुत सारे लड़के जो है परागकण क्या है तो वो फटाफट टिक कर देते हैं युग्मक है, गलत हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखें हम लोग। तो परागकण जो है वो मुख्यतः इनमें से क्या है तो कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। परागकण एक नर युग्मकोद्भिद होता है, इस बात को आप याद रखें। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है?
भ्रूणपोष वाले बीजों को, जिनमें भ्रूणपोष रहता है, उन बीजों को हम लोग क्या कहते हैं? एपोकार्पिक कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं, एंडोकार्पिक कहते हैं, या फिर हम लोग जो है इसको एंडोकार्पिक हो गया और एंडोस्पर्मिक हो गया, ठीक है ना। भ्रूणपोष वाले बीजों को, जिन बीजों में भ्रूणपोष शेष पाया जाता है, एपोकार्पिक, पॉलीएम्ब्रियोनी, एंडोकार्पिक और एंडोस्पर्मिक दिया है। व्हाट आर दीज सीड्स हैविंग एंडोस्पर्म कॉल्ड, यानी जिन सीड्स में एंडोस्पर्म होता है उन सीड्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा एंडोस्पर्मिक, ठीक है ना। एंडोस्पर्मिक, जिनमें एंडोस्पर्म शेष बचता है उनको एंडोस्पर्मिक कहा जाता है, ठीक है। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। हाइड्रिला हो गया, हमें याद होगा इसमें जल परागण होता है हाइड्रिला में। निलंबो हो गया, ये भी जल द्वारा परागण होता है। ट्रापा हो गया, इसमें भी जल परागण होता है। तो ये तीनों का संबंध हम लोग देख रहे हैं जल से है। क्वेश्चन है कि पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, तो नहीं पाए जाते हैं, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा बबूल, है ना। बबूल जो है ये जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है। प्लांट्स विच आर नॉट फाउंड इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट इज एकेसिया, एकेसिया निलोटिका। एकेसिया निलोटिका हम लोग इसको बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है बबूल का। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक कैसे होते हैं? तो हम लोग जानते हैं सारे युग्मक जो है वो अगुणित प्रकार के होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ये भी पूछने वाली बात है, ये युग्मक जो है वो हैप्लॉइड होते हैं। तो ऑप्शन है एक गुणक, द्विगुणक, बहुगुणक, अगुणक, ठीक है ना। यहाँ देखें, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड और नलीप्लॉइड, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हम लोगों का हो जाएगा हैप्लॉइड, ठीक है ना। एक गुणक होते हैं, जितने भी नर युग्मक होते हैं या मादा युग्मक होते हैं वो सभी जो है एक गुणक होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। क्वेश्चन है, मनुष्य गुणसूत्रों की संख्या होती है, मानवों में गुणसूत्रों की संख्या, और वो भी ध्यान से देखें, यहाँ पुरुषों में पूछा जा रहा है, मनुष्य के पुरुषों में, ठीक है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस इन मेल्स इज, मेल्स में क्रोमोसोम का अरेंजमेंट कैसा होता है वो हम लोगों को बताना है। प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं ये 44 प्लस XX जो है वो फीमेल में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये होगा नहीं ऑप्शन, क्योंकि हम लोगों को पुरुषों में पूछा जा रहा है। और ये देखें 46 प्लस XY है, नर में यानी पुरुषों में XY तो होता है, XY जो है इनके लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, लेकिन अलिंग गुणसूत्र जो है वो 46 नहीं होते हैं, 46 नहीं होते हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं 44 प्लस XY, ठीक है ना, 44 प्लस XY इज द करेक्ट आंसर। ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखें यहाँ 46 और XX ये दिया हुआ है, तो 46 और XX ये टोटल काउंट करेंगे हम लोग तो 48 हो जाएगा ना। 48 क्रोमोसोम हम लोगों में नहीं होता है, तो हम लोगों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 44 प्लस XY, अर्थात नर में 44 प्लस XY और मादा में 44 प्लस XX, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला सवाल देखें हम लोग। देखें, पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? उभयलिंगी प्राणी, ठीक है ना। मुर्गी है, नहीं है। सांप भी नहीं है। ए और बी दोनों, जब मुर्गी नहीं है, सांप नहीं है, तो ए और बी दोनों होने का कहीं से कोई चांस नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं केचुआ हो जाएगा। और ऐसे हम लोग जानते हैं केचुए के एक ही शरीर में इसके वृषण भी पाए जाते हैं और इसके अंडाशय भी उपस्थित होते हैं। एक ही शरीर में वृषण और अंडाशय दोनों पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको उभयलिंगी प्राणी कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हर्माफ्रोडाइट? हर्माफ्रोडाइट इनमें से कौन है? हेन, स्नेक, बोथ ए एंड बी एंड अर्थवॉर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थवॉर्म, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया है ना कि लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष है और लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र जो है वो 23 वर्ष है। तो 18 वर्ष तो हम लोग जानते हैं ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है। 23 वर्ष नहीं, बल्कि जो है लड़कों के विवाह की उम्र जो है वो 21 वर्ष होती है। लड़कों के विवाह की सही उम्र जो है वो 21 वर्ष होती है। तो दोनों कथन सही है तथा कथन 1 की सही व्याख्या है।
बिल्कुल नहीं, दोनों कथन सही नहीं है, तो कहीं से भी ये ऑप्शन सही नहीं होगा। दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है, बिल्कुल गलत, दोनों कथन सही नहीं है। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन दिया है कथन 1 सही है, कथन 1 सही है बिल्कुल, परंतु कथन 2 असत्य है, एकदम राइट। कथन 2 जो है वो गलत है। तो हम लोग देख रहे हैं जैसा ऑप्शन हम लोगों को दिया गया है उसके हिसाब से ऑप्शन सी इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, तो आप इसका ऑप्शन सी जो है टिक करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगला सवाल हम लोग देखें, सेम क्वेश्चन। बताया जा रहा है स्टेटमेंट 1, द मिनिमम एज फॉर मैरिज ऑफ गर्ल्स इज 18 ईयर्स। बेशक 18 ईयर्स जो है वो गर्ल्स के मैरिज का एज होता है, और हम लोगों को दिया गया है द मिनिमम एज फॉर मैरिज ऑफ बॉयज इज 23 ईयर्स। 23 नहीं, बट ये कितना होता है, 21 होता है। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। पूछा जा रहा है ना कि प्याज में बताइए प्रवर्धन होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। प्याज में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा होता है, प्रखंड द्वारा होता है, बीज द्वारा होता है, या बल्ब द्वारा होता है? तो प्यारे बच्चों हम लोग पढ़े हैं प्याज में जनन की प्रक्रिया होती है बल्ब के द्वारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, बल्ब द्वारा। प्याज में कायिक जनन बल्ब के द्वारा होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। पार्थेनोजेनेसिस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? पार्थेनोजेनेसिस शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्थेनोजेनेसिस हम लोग सबसे पहले जान ले किसको कहते हैं। बिना निषेचन के बीज निर्माण की प्रक्रिया जो है वो पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है, और बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया पार्थेनोकार्पी कहलाती है। तो पार्थेनोजेनेसिस वर्ड जो है ये किसके द्वारा बनाया गया था? ओवेन, बॉवेरी, सटन एंड बॉवेरी, दो लोगों का नाम हम लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़ा है, जोहानसन और एक और सटन। ठीक है, तो इन चारों लोगों में से प्यारे बच्चों पार्थेनोजेनेसिस जो वर्ड था वो ओवेन ने दिया था, ओवेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ओवेन। द टर्म पार्थेनोजेनेसिस वाज क्वाइंड बाय ओवेन, है ना। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है कि नर युग्मक अगुणित होते हैं। ठीक है ना, मेल गैमेट्स आर हैप्लॉइड, और नर युग्मक में 2n संख्या में गुणसूत्र होते हैं। ये देखिए कितना गलत है, यहाँ पे अगुणित लिखा हुआ है और यहाँ 2n लिखा है, कहीं से कोई मैच नहीं है। सीधे सीधे दिख रहा है कि नर युग्मक अगुणित होते हैं, तो ये वाला कथन सही है, लेकिन ये वाला कथन गलत है। नर युग्मक में 2n संख्या में गुणसूत्र होते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट, है ना। तो इसमें ऑप्शन देखें हम लोग जरा, सी नंबर, कथन 1 सही है, बिल्कुल सही है, परंतु कथन 2 असत्य है, एकदम असत्य है, वेरी फॉल्स, है ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। मेल गैमिट्स आर हैप्लॉइड, मेल गैमिट्स कंटेन 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं वो तो राइट है, मेल गैमिट्स जो है वो हैप्लॉइड होते हैं, कोई भी गैमिट हैप्लॉइड होता है, बट उसमें ये 2n नंबर नहीं होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, उसमें 2n नंबर नहीं होता है। सो दैट इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोगों का, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है ना कि निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? किस पौधे में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? असंग जनन हम लोग कहते हैं बिना निषेचन बीज निर्माण की प्रक्रिया। ऑप्शन है एस्ट्रेसी और घास, दूसरा ऑप्शन है सरसों, तीसरा ऑप्शन है साइट्रस एवं आम, है ना, साइट्रस एवं आम, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। किसमें होता है क्या चीज? एपोगैमी, ठीक है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीसीज सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एपोगैमी? एपोगैमी के द्वारा, या एपोमिक्सिस भी हम लोग इसको बोलते हैं, एपोमिक्सिस कहा जाता है। तो एपोमिक्सिस के द्वारा जो सीड्स प्रिपेयर होते हैं वो एस्ट्रेसी कुल के पौधों में होते हैं, है ना। एस्ट्रेसी कुल के पौधों में असंग जनन की प्रक्रिया द्वारा जो है बीजों का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन
मुख्य रूप से किस संरचना द्वारा होता है? पेनिसिलियम नोटेटम, है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो पी नोटेटम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसके थ्रू होता है? बडिंग के थ्रू हो जाएगा, मुकुलन, विखंडन, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, कोनिडिया हो गया, कोनिडिया, और फिर जेम्यूल्स हो गया, जेम्यूल्स के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है, पेनिसिलियम में कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, जो कि इसका नॉन मोटाइल स्पोर है ना। इसके अचल युग्मक होते हैं, अलैंगिक अचल युग्मक, अचल बीजाणु होते हैं, है ना, युग्मक नहीं बीजाणु होते हैं। अचल बीजाणु कोनिडिया के द्वारा पेनिसिलियम में जनन की प्रक्रिया होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीआर बोर्ड में कई बार जो है पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है ना कि नर युग्मक अगुणित होते हैं क्योंकि नर युग्मक के केंद्रक में n अगुणित क्रोमोसोम होते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सही है, नर युग्मक अगुणित होते हैं, ये बात तो सही है। और नर युग्मक के केंद्रक में n मतलब अगुणित क्रोमोसोम होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। तो हम लोग बताएंगे दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है, और कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या है, बिल्कुल सही है। तो ये जो है फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा इसका। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बताया जा रहा है ना कि मेल गैमेट्स आर हैप्लॉइड। आप थोड़ा फास्ट में बोल रहा हूँ क्योंकि आप जो है वीडियो को पॉज करके और अपना आंसर भी मिला सकते हैं, ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। मेल गैमेट्स आर हैप्लॉइड, द न्यूक्लियस ऑफ मेल गैमेट कंटेन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। बताइए, ये अभी हम लोगों ने बनाया इस क्वेश्चन को। मेल गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं बिल्कुल, और उनके न्यूक्लियस में n यानी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका जो है हम लोग राइट आंसर टिक करेंगे। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, है ना। तो ये हो गया हम लोगों का। 31 नंबर क्वेश्चन देखें। गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? वीट। वीट में पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? वीट में, राइस में, मैज में, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। वीट, राइस, मैज, इन तीनों में पॉलिनेशन जो होता है वो एयर के थ्रू होता है। एनिमोफिलस प्लांट है ये, है ना। पॉलिनेशन जो है इनमें एयर के थ्रू होता है। और प्यारे बच्चों, आप ये भी याद रखेंगे कि जितने भी विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के ओवरी में ओव्यूल का नंबर 1 ही होता है। विंड पॉलिनेटेड जितने भी फ्लावर्स होते हैं जिनमें भी परागण की क्रिया हवा के द्वारा होती है, वायु के माध्यम से परागण होता है, उनके अंडाशय में बीजांडों की संख्या 1 होती है ना। ये बात आप याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। बताइए कौन इनमें से द्विगुणित है? द्विगुणित संरचना है, अंड नहीं होगा, अगुणित है। पराग, पराग जो है कैसा होता है? पराग भी जो है प्यारे बच्चों अगुणित होता है, ठीक है। युग्मनज ये होता है द्विगुणित। और ए और सी दोनों, ए और बी दोनों, ए और बी तो कहीं से पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो वेरी रॉन्ग आंसर, है ना। आप जानते हैं डिप्लॉयड इज एग, पॉलेन, बोथ ए एंड बी, जाइगोट। तो इसका सही ऑप्शन जो है हम लोग टिक करेंगे जाइगोट, है ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन किसमें जल परागण होता है? बताइए जल परागण किसमें होता है? जलकुंभी में? बिल्कुल नहीं, जलकुंभी में जल परागण नहीं होता है। मैंने कई बार बताया है आपको, क्लास में पढ़ाते समय बताया है, जलकुंभी में कीट परागण होता है। जलकुंभी का पौधा जो है इसकी पत्तियां और इसके पुष्प बहुत सुंदर होते हैं। भारत में इनको इन्हीं के लिए लाया गया था। भारत में जो है इनको इनकी सुंदर पत्तियों और सुंदर फूल के लिए लाया गया था। लेकिन जलकुंभी में जल के द्वारा परागण नहीं होता है। मोस्टली बच्चे ये सोचते हैं कि भाई ये पौधा जल में होता है तो जल द्वारा परागण होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पुष्प जो है वो जल की सतह के ऊपर होते हैं, तो इसलिए इसमें जल परागण नहीं होता है। कमल का पौधा हो गया, कमल, और कमल के बाद जो है हाइड्रिला हो गया। ये देख रहे हैं आप कमल में भी जो है जल परागण नहीं होता है। हाइड्रिला के बारे में मैंने पढ़ा है आपको। हाइड्रिला में जो है परागण की प्रक्रिया जो होती है वो होती है किसके द्वारा? जल के द्वारा। जल के माध्यम से जो है हाइड्रिला में परागण होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन जो है हमसे पूछा जा रहा है ना कि जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है। जब नर जो है आकृति में मादा से भिन्न होता है, समलैंगिकता, यौन द्विरूपता,
विषम लैंगिकता और उभय लिंगता। ध्यान से पढ़ें। व्हेन द मेल डिफर्स फ्रॉम द फीमेल इन अपीयरेंस देन इट इज कॉल्ड, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं हम लोग? होमोसेक्सुअलिटी, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म और हेट्रोसेक्सुअलिटी और बाइसेक्सुअलिटी। तो प्यारे बच्चों, जब भी नर आकृति में मादा से भिन्न होते हैं, जैसे मनुष्यों में देखा जाता है नॉर्मली नर जो है वो थोड़े बड़े होते हैं और मादाएं जो है वो छोटी होती हैं, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं यौन द्विरूपता, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, है ना। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हम लोग कहते हैं इसको। लैंगिक रूप से दोनों जो है वो भिन्न भिन्न दिखते हैं, नर और मादा दोनों भिन्न भिन्न दिखते हैं, अलग अलग दिखेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों, बताया जा रहा है ना कि वायु परागित पुष्प जो है सामान्यतः कैसे होते हैं? वायु परागित पुष्प जो है सामान्यतः कैसे होते हैं? पहला ऑप्शन है आकर्षक। आकर्षक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो फूल सुंदर होगा आकर्षक होगा उसके पास हवा जाएगी, जो फूल सुंदर नहीं होगा उसके पास हवा नहीं जाएगी, ऐसी बात नहीं है। वायु जो है वो सारे फूलों के पास जाएगी, वो चाहे सुंदर हो या नहीं हो, तो आकर्षक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन है छोटे और तीसरा ऑप्शन है रंगहीन। बिल्कुल, ये दोनों ऑप्शन सही है। छोटे भी होते हैं और रंगहीन भी होते हैं। तो इसके लिए देखेंगे, आप चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन दिया जा रहा है। डी में दिया गया है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी दोनों। तो आप जान रहे हैं कौन सा टिक करेंगे। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं ना, विंड पॉलिनेटेड सारे फ्लावर्स जो है वो अट्रैक्टिव नहीं होते हैं बल्कि स्मॉल और कलरलेस होते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोला जा रहा है ना कि इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 1 है बड़े पैमाने पर चयन, है ना। सेकंड ऑप्शन है क्लोनल चयन, तीसरा है संकरण और चौथा ऑप्शन है शुद्ध रेखा। तो इसको जो है हम लोगों ने इन चीज़ों को इमैस्कुलेशन और बैगिंग, ये दोनों चीज़ों को हम लोगों ने चैप्टर 2 में भी पढ़ा है, चैप्टर 5 में भी पढ़ा है। ये दोनों आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के टेक्निक हैं, कृत्रिम परागण की प्रक्रियाएं हैं। कृत्रिम परागण दो तरीके से कराया जाता है, एक होता है इमैस्कुलेशन और एक बैगिंग। इमैस्कुलेशन यानी विपुंसन और बैगिंग यानी बोरा वस्त्रावरण, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, है ना। संकरण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। निषेचन क्या है बताइए? निषेचन क्या है? अंड तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, अंड तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, अंड तथा सिनर्जिड का संयोजन। सिनर्जिड तो होता ही नहीं है, सिनर्जिड का संयोजन कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सी को पहले ही काट दें, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि ऊपर में दो ऑप्शन हम लोगों को दिए गए हैं ऑलरेडी। तो देखें हम लोग इसको जो है अंडे और सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन तो कभी होगा नहीं, ये भी हम लोग काट दें। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए, अर्थात अंडे और नर न्यूक्लियस का संयोजन निषेचन कहलाता है। ऐसे भी हम लोग जान रहे हैं फर्टिलाइजेशन जो है वो कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एग एंड मेल न्यूक्लियस, नर के न्यूक्लियस का और फिर जो है एग का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल जो है बताया जा रहा है ना कि मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, बताइए कौन सा है? कौन सा मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है? बंदर है, मनुष्य है, ए और बी दोनों है, गाय है। फीमेल एनिमल विच हैज़ ओस्ट्रस साइकिल। ओ जो है छूटा हुआ है यहाँ पे, आप बना लेंगे, इसको सुधार लेंगे, ठीक है ना। तो देखें हम लोग, फर्स्ट ऑप्शन है मंकी, सेकंड है ह्यूमन बीइंग और थर्ड है ए एंड बी, फोर्थ है काऊ, जिसमें मध चक्र होता है। तो हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जितने भी प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स जो होते हैं सभी प्राइमेट्स में आर्तव चक्र पाया जाता है, उसमें मध चक्र नहीं होता है। मध चक्र जो होता है वो नॉन प्राइमेट्स में होता है और नॉन प्राइमेट्स का एग्जाम्पल है गाय, काऊ। समझ में आ रहा है ना। सो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हम लोगों का काऊ। गाय में जो है मध चक्र ओस्ट्रस साइकिल होता है, ठीक है। आइए अगला सवाल देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है बताया जा रहा है ना कि एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एनिमोफिली हम लोग किसको कहते हैं? तो एनिमोफिली जो है हवा परागण, वायु परागण को कहते हैं हम लोग। एनिमोफिलस प्लांट, विंड पॉलिनेटेड प्लांट, है ना। एनिमोफिली जो है वो हम लोग कहते हैं विंड पॉलिनेटेड प्लांट। बैट के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा होने वाले परागण को क्रेप्टेरोफिली, चिड़िया के द्वारा होने वाले परागण को ऑर्निथोफिली और घोंघा के द्वारा होने वाले परागण को मैलेकोफिली,
है ना, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसका सही आंसर आप टिक करेंगे हवा, विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, कलिका रोपण किसका उदाहरण है? कलिका रोपण उदाहरण है कायिक जनन का, उत्तक संवर्धन का, लैंगिक जनन का, लैंगिक जनन तो होगा ही नहीं, कलिका रोपण है, और प्रकीर्णन का, प्रकीर्णन, है ना। बर्ड प्लांटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, टिश्यू कल्चर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्कैटरिंग। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है ना। कायिक जनन का बेहतर उदाहरण है कलिका रोपण, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, पूछा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक जलीय जंगल घास है, ठीक है ना, जिसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल के भी नाम से जानते हैं। चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। तो बंगाल का आतंक प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं, जलकुंभी, वाटर हायासिंथ, ठीक है ना, वाटर हायासिंथ। और यही जो है सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा समस्यात्मक जलीय घास है, ठीक है ना, प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड, ठीक है ना, सबसे बड़ा वो है हमारा वाटर हायासिंथ, इकोर्निया जिसको हम लोग बोलते हैं। चलें अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, आवृत बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की सूत्र गुणिता क्या होती है? प्यारे बच्चों ये देखें, भ्रूणपोष में पूछा जा रहा है, भ्रूणपोष। हिंदी वालों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि कई बार यहाँ प के जगह पे क लिखा होता है, तो क जो है वो पहले वाली संरचना है, प जो है वो बाद में वाली संरचना है। तो भ्रूणकोष पूछा जाएगा तो हम लोग बताएंगे द्विगुणित, लेकिन अगर भ्रूणपोष पूछा जाता है तो आप बताएंगे त्रिगुणित। प्यारे बच्चों जितने भी एंडोस्पर्म होते हैं, एम्ब्रायो सैक नहीं, एंडोस्पर्म होते हैं, तो सभी के एंडोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड जो है क्रोमोसोम होते हैं, यानी ट्रिपल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, त्रिगुणित संरचना होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, है ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल दिया गया है ना कि कंद किसका रूपांतरण है? कंद जो है वो किसका रूपांतरण है? कली का, तना का, संचयित जड़ का या जड़ का, ठीक है ना। ट्यूबर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ व्हाट, किसका ट्रांसफॉर्मेशन है ट्यूबर? तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं ट्यूबर जो है वो तना है। आलू का हम लोग क्या खाते हैं? पोटैटो का हम लोग स्टेम खाते हैं, और आलू के कंद को हम लोग जो है तना ही कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का तना का। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, काजू निम्नांकित में से कैसा फल है? वो यथार्थ फल है, वो बेरी है, या नट है, या फिर सभी है, ठीक है। कैस्यू इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स? रियलिटी, या रियलिटी नहीं, ट्रू फ्रूट आप कर लेंगे इसको, ट्रू फ्रूट, ठीक है ना, ट्रू फ्रूट हो जाएगा। और बेरी हो जाएगा, BERRY, बेरी, नट एंड ऑल ऑफ दिस। तो देखें प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, है ना। काजू जो है वो किस प्रकार का फल है? नट प्रकार का फल है। काजू जो है वो हम लोग नट को कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट आंसर बताएंगे। जेम्यूल निर्माण किस में होता है? जेम्यूल का निर्माण किस में होता है ये आप बताएंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है हमारे पास ऑप्शन ईस्ट में, हाइड्रा में, अमीबा में और स्पंज में। तो हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है कि जेम्यूल्स का फॉर्मेशन जो होता है ना वो स्पंज में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, बताया जा रहा है ना कि 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है? बताइए। 124 शुक्राणु बनाने हैं और 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने बार अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है? ऑप्शन है हमारे पास 124, ऑप्शन है हमारे पास 30, ऑप्शन है हमारे पास 31, ऑप्शन है हमारे पास 62, 62, है ना। ध्यान से पढ़ेंगे आप। 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है? कितनी बार अर्धसूत्री विभाजन कराना होगा? अगर हमें 124 जो है स्पर्म चाहिए, 124 स्पर्म नीडेड है, ठीक है। तो बताइए कितने जो है अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? देखें एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक बार के अर्धसूत्री विभाजन में 2 शुक्राणु बनेंगे पहली बार अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, और दूसरी बार अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 शुक्राणु बनते हैं, है ना। 4 शुक्राणु बनते हैं, यानी एक कोशिका में
एक कोशिका में 2 बार विभाजन हुआ, 2 बार अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 4 शुक्राणु बने, ठीक है ना। अर्थात 4 शुक्राणुओं के निर्माण में 2 बार अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ रहा है। तो 124 शुक्राणुओं के निर्माण में आपको अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी 62, यानी 62 टाइम्स जो है वो अर्धसूत्री विभाजन होगा, तब जाके जो है 124 शुक्राणुओं का निर्माण होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 62। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, केचुआ कैसा प्राणी है? आप सभी जानते हैं, पहले भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं हम लोग। केचुआ जो है वो द्विलिंगी है, डाइशियस है, समझ पाया ना। डाइशियस जो है वो हो जाएगा केचुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? कौन इनमें से अगुणित है? अंडाशय, बिल्कुल नहीं, द्विगुणित होता है अंडाशय, ठीक है। परागकोश, बिल्कुल, परागकोश जो है वो अगुणित होता है। युग्मनज हम लोग जानते हैं द्विगुणित होता है, और पराग जो है ये भी होता है अगुणित। और सॉरी, परागकोश यहाँ दिया हुआ है, सॉरी, परागकोश जो है वो हो जाएगा हम लोगों का द्विगुणित, ठीक है ना। परागकोश जो है वो द्विगुणित होता है। तो यहाँ पे हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सा भाग अगुणित होता है? तो अगुणित होने वाला भाग है हमारा पराग, ठीक है ना। पराग जो है वो अगुणित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलेन, ठीक है ना। पॉलेन इज द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, सवाल पूछा जा रहा है ना कि इनमें से किसे हम लोग बंगाल का आतंक कहते हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार भी रिपीट किया हुआ था बिहार बोर्ड में। तो बंगाल का आतंक आप सभी जानते हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, क्लास में हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है कि टेरर ऑफ बंगाल इज कॉल्ड वाटर हायसिंथ, है ना। वाटर हायसिंथ को जो है हम लोग क्या कहते हैं? टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि जब नर और मादा गैमिट में युग्मन होता है तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं, मुकुलन कहते हैं, वर्धी कायिक जनन, कौन सा ऑप्शन होगा? व्हेन फ्यूजन ऑक्योर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमिट्स देन इट इज कॉल्ड। जब नर और मादा युग्मकों के बीच संलयन होता है तब उस प्रकार के जनन को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी जानते हैं, ये तो बहुत ही आसान सवाल है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है, बताइए कैसा? बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन, हवा में निषेचन, जल में निषेचन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ऑक्योर्स इन हायर प्लांट्स, एक्सटर्नल, इंटरनल, एयर, वाटर, कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है? प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का इंटरनल। जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं, उच्च श्रेणी के पादप होते हैं, सभी में आंतरिक निषेचन होता है। आइए 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने चल रहे हैं। सल्क कंद का उदाहरण होगा, सल्क कंद बताइए, इसका एग्जाम्पल जो है कौन होगा? बल्ब का एग्जाम्पल। तो प्यारे बच्चों, बल्ब का एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं वो ओनियन होता है, बल्ब का एग्जाम्पल जो है वो ओनियन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का प्याज, ठीक है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग टिक करें, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में होता है, गर्भाशय में होता है, वसीय भाग में होता है, या फैलोपियन नलिका में होता है? तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर जो है वो फैलोपियन नलिका हो जाएगा। जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स में फर्टिलाइजेशन का एक लोकेशन होता है और उस लोकेशन को हम लोग जानते हैं फैलोपियन ट्यूब के नाम से। तो इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों सही आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब। आइए अगला सवाल देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है किस में? मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में, और इनमें से सभी में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़े हैं मधुमक्खियां हो गई, रोटीफर्स हो गए, इन सब में अनिषेक जनन पाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इन बीज, ठीक है। मधुमक्खियों में प्राकृतिक अनिषेक जनन होता है, बिना निषेचन के संतान की उत्पत्ति होती है। देखें अगला क्वेश्चन हम लोगों को बताया जा रहा है ना कि द्विनिषेचन का परिणाम बताइए। डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन, बताया जा रहा है, ऑप्शन है बीज पत्र, बीजांडकाय, भ्रूणपोष और भ्रूण। द्विनिषेचन का परिणाम क्या है बताइए? द्विनिषेचन के फलस्वरूप कौन सी संरचना बनती है? तो द्विनिषेचन के फलस्वरूप भ्रूणपोष बनता है, एम्ब्रायो होता है, एम्ब्रायो, ठीक है ना। सॉरी, एम्ब्रायो नहीं, एंडोस्पर्म,
एंडोस्पर्म इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा आप सुधार लेंगे, ऑप्शन जो है मैं सही लिख दे रहा हूँ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म हो जाएगा केवल, ठीक है ना। एंडोस्पर्म जो है भ्रूणपोष की संरचना होती है डबल फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, बताया जा रहा है ना कि बिना निषेचन पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? ग्राफ्टिंग, प्रत्यारोपण, कायिक प्रवर्धन, ए और बी दोनों, है ना। तो प्यारे बच्चों ए और बी दोनों होता है। बिना निषेचन के पौधों का अगर उत्पादन हम लोग करना चाहते हैं तो ए और बी दोनों ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग भी, वी कैन चूज ग्राफ्टिंग एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। What produces plants without fertilization? Grafting, transplantation, vegetative propagation and A and B. तो इसका सही आंसर, राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हम लोगों का बोथ A and B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं? मेटाजेनेसिस, एकांतरण, मेटास्टेसिस, कायांतरण, ठीक है। These changes which convert the larva into एडल्ट, लार्वा को जो एडल्ट में कन्वर्ट कर देता है, मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस हो गया, अगला ऑप्शन भी मेटाजेनेसिस हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का मेटामॉर्फोसिस और मेटास्टेसिस। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण। कायांतरण हम लोग कहते हैं जो व्यवस्था एक लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देती है उसको हम लोग कायांतरण कहते हैं, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें हम लोग, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? एंडोस्पर्म कौन बनाता है? तो प्यारे बच्चों ये दोहरा निषेचन में हम लोग पढ़े हुए हैं, जिसकी खोज जो है वो किसने करी थी आप बताएंगे कमेंट में। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, दोहरा निषेचन की खोज जो है वो नवास्टिन ने की थी। तो नवास्टिन ने ये बताया था कि एक नर युग्मक जो होता है ना, नर युग्मक जो होता है ये द्वितीयक केंद्रक से, ठीक है ना, द्वितीयक केंद्रक से संयोजित करके भ्रूणपोष बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है, ठीक है ना। एंडोस्पर्म बनाने का जो काम है वो एक मेल गैमेट, ठीक है ना, वो एक मेल गैमेट किससे? सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होके, सेकेंडरी न्यूक्लियस से जब मेल गैमेट फ्यूज होता है एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारी के शुक्राणु का फिगर हम लोग कई बार बना के देखे हुए हैं। स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में, ठीक है ना, शुक्राणु के मध्य भाग में जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन देखें हम लोग जरा, केंद्रक हो गया, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, यू नो दैट। व्हाट इज फाउंड इन द स्पर्मेटिक कॉर्ड ऑफ मैमल्स, ठीक है ना। इसको स्पर्मेटिक कॉर्ड नहीं बल्कि हम लोग जो है इसको मिडिल पार्ट कर लेंगे, मिडिल पार्ट या नेक रीजन हम लोग बना लेंगे, ठीक है ना। नेक रीजन में जो है क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया। शुक्राणु को गति करने के लिए ऊर्जा उत्पादन का काम जो है यही माइटोकॉन्ड्रिया करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन, और इसीलिए जो है ये स्तनधारी के जितने भी शुक्राणु हैं उनके मध्य भाग में पाया जाता है। देखिए चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसका सही आंसर हो जाएगा किरेप्टेरोफिली। किरेप्टेरोफिली, बैट के थ्रू पॉलिनेशन को हम लोग कहते हैं किरेप्टेरोफिली, ठीक है। चमगादड़ परागण, किरेप्टेरोफिली, हाइड्रोफिली जल परागण, एंटीमोफिली कीट परागण, और ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली, ठीक है ना, एच हो गया यहाँ, ऑर्निथोफिली। तो ऑर्निथोफिली जो है वो हम लोग कहते हैं पक्षी परागण को, ठीक है। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है ना कि जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। जनक समान जीव जो है वो किससे प्राप्त हो सकता है? आ जाना है आराम से। देखें जनक समान जीव किससे प्राप्त होता है? बीज से, युग्मनज से, विखंडन से, या फिर युग्मकों से? युग्मकों से नहीं होगा क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बीज से भी नहीं होगा क्योंकि ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। युग्मनज से ये भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन बच रहा है जो आप देख रहे हैं, विखंडन, ठीक है ना। तो विखंडन से जो है जनक समान जीव प्राप्त होता है, जो कि एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, ठीक है ना। एन ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू द पेरेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाई क्या चीज़? फ्रॉम फीजन, ठीक है ना। फ्रॉम फीजन जो है यहाँ दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल जो है बताया जा रहा है ना कि जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न करता है। प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा 8 माह। ठीक है ना, 8 महीने में जलकुंभी का पौधा जो है वो 65,000 से भी अधिक पौधे उत्पन्न कर सकता है। 8 मंथ इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बताया जा रहा है ना कि इनमें से कौन एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करते हैं। इनमें से कौन है जिसके जीवन काल में एक ही बार पुष्प आता है। पुष्पन की क्रिया, फ्लावरिंग जो है वो केवल एक ही बार होगी। यहाँ पे देखें हम लोग, पहला ऑप्शन है बांस, दूसरा ऑप्शन है लीची, तीसरा है आम, चौथा है जामुन। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं, बांस का जो पौधा है, ठीक है ना, बम्बू का जो प्लांट है, ठीक है ना, बम्बू प्लांट जो है, इसमें हम लोगों को मालूम है कि 48 to 100 ईयर्स में फ्लावरिंग होती है और वो लाइफ में पूरे एक ही बार होगी। पूरे जीवन में बांस का पौधा एक ही बार फूल उत्पन्न करता है, पुष्प उत्पन्न करता है, उसके बाद जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों को बताया जा रहा है ना कि ऋतुस्राव चक्र किस में होता है। ठीक है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, बताएं मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है। मनुष्य में, बंदर में, प्राइमेट, यहाँ निजी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का प्राइमेट। ठीक है ना, प्राइमेट, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का, हिंदी में भी जो है इसको हम लोग प्राइमेट ही लिखेंगे, प्राइमेट में। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो सी दिखाया जा रहा है हम लोगों को, प्राइमेट, यही इसका राइट आंसर होगा। आप सभी जानते हैं प्राइमेट्स जितने हैं उन सभी में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, आर्तव चक्र की प्रक्रिया होती है। आर्तव चक्र जो है वो जितने भी प्राइमेट्स के स्तनधारी हैं उन सभी में पाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है बताया जा रहा है ना कि इनमें से कौन अंड प्रजक प्राणी है। अंड प्रजक हम लोग कहते हैं जो अंडे देते हैं। विच ऑफ दीज इज एन ओविपेरस एनिमल। फर्स्ट ऑप्शन है हेन, नेक्स्ट है स्नेक, थर्ड है क्रोकोडाइल और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। मुर्गी ये भी अंडे देती है, सांप ये भी अंडे, मगरमच्छ इनके भी अंडे होते हैं, तो इनमें से सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। बताया जा रहा है ना कि जब निषेचन जीव शरीर के बाहर होता है तब इसे क्या कहते हैं। निषेचन जो है जब जीव शरीर के बाहर होता है तो इसको हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। जीव शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म देन इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए। देखें अगला क्वेश्चन जो है बताया जा रहा है ना कि युग्मक स्थानांतरण हो सकता है, बताइए किसके द्वारा। युग्मक स्थानांतरण जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा या फिर जो है इन सभी द्वारा। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है इन सभी के द्वारा। ये सभी जो है पॉलिनेट करते हैं, पॉलिनेशन इनके थ्रू होता है, ट्रांसलोकेशन होता है गैमेट्स का। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से किस में बाह्य निषेचन होता है। मेढक में, मनुष्य में, हिरण में, घोंघा में। तो प्यारे बच्चों देखें हम लोग मेढक जो होते हैं ना, इसमें से देखें हम लोग बाह्य निषेचन किस में होता है। तो बाह्य निषेचन के लिए हम लोगों को पढ़ाया गया है कि माध्यम की आवश्यकता होती है और वो माध्यम जो है जल ही हो सकता है। तो एक बार आप दिमाग लगाएं कि इसमें से कौन सा जीव है जो जल में रहता है। हिरण नहीं रहती है, घोंघा ये भी नहीं रहता है, ठीक है, मनुष्य हो गए ये भी नहीं रहते हैं। मेढक जो है वो जल में रहते हैं, स्थल पर भी रहते हैं, लेकिन जनन के लिए इनको जल की आवश्यकता होती है। तो मेढक जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, इनको जल की आवश्यकता होती है जनन के लिए और इनमें बाह्य निषेचन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रॉग। फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। इनमें से किस में जल माध्यम से निषेचन होता है। ये पौधों के लिए दिया गया है। इसके पहले वाला सवाल जो था वो जंतुओं के लिए था। अभी दिया हुआ है हम लोगों को कि इनमें से किस में जलीय माध्यम में निषेचन होता है। ऑप्शन है हमारा शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्गी जो होते हैं इनमें भी जो पॉलिनेशन होता है या फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन जो है वो बाहर ही होगा, वाटर चाहिए इनको। और ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, इन सभी में जो है पॉलिनेशन आउटसाइड द बॉडी
इन वाटर मीडियम, ठीक है ना, वाटर में होता है, जल माध्यम में होता है। अगला सवाल हम लोग देखें, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? उभयलिंगी पादप कौन नहीं है? पपीता हो गया, सरसों हो गया, मक्का हो गया और इन सभी का, ठीक है ना, इन सभी का कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास पपीता, नेक्स्ट है सरसों, अगला है मक्का और मक्का के बाद जो है इनमें से सभी। आप बताएं इसका राइट आंसर कौन होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाइसेक्सुअल, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे क्या पूछा जा रहा है, नॉट ए बाइसेक्सुअल, जो बाइसेक्सुअल नहीं है। तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं बाइसेक्सुअल नहीं है पपाया, ठीक है ना, पपीता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पपीता जो है ये उभयलिंगी पादप नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पपीता का नर पौधा अलग होता है, पपीता का मादा पौधा अलग होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, अगेव में वर्धी प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो ये हम लोगों ने चैप्टर में कई बार पढ़ा हुआ है कि अगेव में जो वर्धी प्रजनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो बल्बिल के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा हम लोगों का, या फटा देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे बल्बिल, ठीक है ना। बल्बिल के द्वारा जो है आपको देखने को मिलेगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगेव के प्लांट में, है ना। आइए अगला सवाल हम लोग देखें, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को, प्यारे बच्चों हमने पढ़ाया है कि शरीर के बाहर अगर निषेचन की प्रक्रिया होती है तो उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। शरीर के अंदर होने वाली निषेचन की प्रक्रिया को इन विवो कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, इन विट्रो और इन विवो। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम लोग बोलते हैं, IVF, ये टेक्निक हमने पढ़ा होगा, IVF, ठीक है ना, IVF हो जाएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है ये शरीर के बाहर होने वाले निषेचन की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का सेशन, ठीक है ना। आज के सेशन में हम लोगों ने चैप्टर 1 के जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे उनको कवर करने की कोशिश की, ठीक है। तो आप इस चैनल पे बने रहें, एक प्लेलिस्ट में बनाने जा रहा हूँ जिसमें 2025 के एग्ज़ाम के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनको रखा जाएगा, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप जानते हैं कि ये सेशन कराने से पहले मेरा PDF जो है टेलीग्राम पे जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए रहें। आप अपने से जितने भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसका सोल्यूशन तैयार करें, और सोल्यूशन तैयार करने के बाद जब वीडियो जाता है, वीडियो पोस्ट किया जाता है, आप एक एक आंसर को मैच कराएं, है ना। तो जितने भी नीडी हैं आप उन सभी को ये वीडियो शेयर करें। साथ ही साथ आप जो है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, आप सभी पे जो है एनाटॉमिकल बायोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।